हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये लेवल 2 एसएसटी का माइनर टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 ऑलरेडी माइनर टेस्ट अपलोड कर दिए इसी चैनल पर। नहीं देखे तो देख सकते हैं, ठीक है। इनके साथ है एक मेजर टेस्ट और भी अपलोड कर दिया है, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली ये है कि क्रम के आपको जितने भी आपके ये माइनर टेस्ट मेजर टेस्ट हैं वो सभी मिल जाएंगे आपको। डे बाई डे एक पेपर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं हम क्रम से चलेंगे, एक से लेकर जो भी आपके 150 यानी 150 तक है क्वेश्चन। और ये जो पेपर लिया था 24 नवंबर 2024 को, ठीक है। तो देखते चलिएगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपका देखो सीडीपी से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका सीडीपी से रहेगा, यानी जो आपकी साइकोलॉजी है। देखिएगा जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो इस प्रकार पूछा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमा और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये आपके बिग एवं हंटर ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शेल्डन द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर की रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो शेल्डन की बात करते हैं ना, इन्होंने व्यक्तित्व में व्यक्ति के 3 प्रकार बताए थे, वो भी रचना सिद्धांत के आधार पर। कौन कौन से? एक तो इसमें देखिए इंग्लिश में देखिए वो एंडोमॉर्फिक, बीजोमॉर्फिक और एक्टो, लेकिन उन्होंने एस्थेनिक की बात नहीं की, यानी शक्तिहीन की। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है? तो देखिएगा मैं इसे कहूँ तो ये कहीं ना कहीं देखिएगा हिंदी इधर देख रही, इंग्लिश इधर, तो आप चाहो तो इधर से भी देख सकते हैं। इसे सीएटी कहेंगे, यानी बालक अंतर्निहित परीक्षा, इंग्लिश में कहेंगे चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। दूसरा है शब्द साचार, जिसे कहेंगे WAT। और तीसरा है वाक्य पूर्ति, जिसे SCT कहते हैं। तो ये तीनों तो प्रक्षेपी से संबंधित हैं, जो नहीं होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, मानव व्यक्तित्व के अवचेतन बाकी व्यवस्थित रूप से छानबीन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? तो हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। अगर डायरेक्टली ये भी नहीं पूछता कि अवचेतन वाला जो माइंड है उसका अध्ययन करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक है, तो भी यही राइट आंसर होता। कौन होता? आपके सिगमंड फ्रायड। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की कह सकते हैं अध्ययन किया था, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी रॉबर्ट बांडुरा तो सोशल लर्निंग से संबंधित है, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक है, ये तो व्यवहारवादी हैं, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान वाले माने जाते हैं। बाकी मैक्स वर्दीमर गेस्टल्टवाद से संबंधित है। तो इस प्रकार है हम आसानी से पहचान सकते थे कि ये किसकी बात हो रही है। प्रासंगिक बोध परीक्षण, जिसे थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, इसका निर्माण किसने किया था? इसका मॉर्गे एवं मोर्रे ने किया था। कब किया था? 1935 में। इसमें कितने कार्ड हुआ करते थे? 30 + 1। हालांकि क्वेश्चन 30 कार्डों को लेकर ही पूछा है। कुछ ने ये भी पूछा जाता है, अगर ध्यान दिया हो, कि जो प्रयोग जो होता है जिस पर प्रयोग किए जाते हैं उसे कितने कार्ड दिए जाते हैं? 19 + 1 कार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, ये किसका मापन करता है? ये व्यक्तित्व का मापन करेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इदम के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। देखिएगा यह अचेतन मन का प्रतिनिधि होता है, तो ये बात तो सही है। ये सुखेपेशा, यानी सुखे, ये कह रहा है सुखेपेशा, यानी इसमें क्या कह रहा है? प्लेजर कह रहा है यहाँ पे, तो ये बात सही है। और ये परंपराओं का निर्वाह करता है, ये वाला गलत है। और ये लिबिडो संचालित करती है, यानी इसे लिबिडो संचालित करती है, तो ये भी बात सही है। तो इसमें से गलत हो जाएगा 3 नंबर, यानी ये परंपराओं का निर्वाह करता है, ऐसा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी हमने देखे थे ऑप्शन इसमें इदम यानी ईड की बात कर रहा है, ये जो बताए थे ना संरचना के आधार पर 3 प्रकार, ईड, ईगो से परिगो, तो ईड की बात कर रहा है, इसके बारे में असत्य बताना था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर, करेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किसने के द्वारा लिखी गई है? तो ये अच्छी बुक है और ये लिखी गई है आपके, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पोलेंस्की के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व का सील गुण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जब भी सील गुण की बात आई ना, तो उसमें ऑलपोर्ट होगा। ऑलपोर्ट का ही शिष्य रहा था कौन? और जिसने 16 PhD थी, वो थे आपके कैटर, जिन्होंने तल रूपी और ठोस रूपी बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे। तो इन्हीं के द्वारा है आपकी 16 PhD की थी, ये इन्हीं के शिष्य रहे थे ऑलपोर्ट के, तो ठीक है। हाइजेंक की बात करें तो इन्होंने भी 3 प्रकार से बांटा है। फ्रायड की बात करें तो ये तो प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियों की बात करते हैं। कोटलेवन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। और ध्यान रखना, ऑलपोर्ट की व्यक्तित्व में ऐसी परिभाषा है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछी जाती हो इसकी डेफिनेशन। जो रीटमेंस होगी ना, जो पात्रता के बाद, उस पर भी 2-2 क्वेश्चन बने एक ही शब्द में, इसी को लेकर। नेक्स्ट है अच्छे समाज की विशेषता है। अगर देखें तो इसमें से सभी में देखिएगा आत्मविश्वास की कमी नेगेटिव हो जाएगा। ये संवेगात्मक अस्थिरता, ये भी नेगेटिव है। अनियमित दिनचर्या, ये भी नेगेटिव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी सहनशीलता अच्छी समाज की एक अच्छी विशेषता मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सी रचनात्मक युक्ति नहीं है? देखिएगा
इसमें से जैसे तादात्म्य है ना, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी, यानी किसी के साथ आप संबंध बताने लग जाते हैं, वो है क्षतिपूर्ति। जो जैसे कि मान लीजिएगा कोई छोटे कद वाला, वो चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय हो, गर्ल्स होती है वो ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनती है, तो वो कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति में आता है। यही कोई विकलांग है तो वो क्लास में फर्स्ट आके अपनी क्षतिपूर्ति पूरी करता है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे। औचित्य स्थापन का मतलब है एक तरह से आप झूठ बोलने के लिए कोई तर्क देते हैं। साचा रहे ये संबंधित नहीं होगा किसमें, रचा युक्त, जो भी रचा युक्ति होती है ना, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, इनमें ये 3 तो संबंधित है, जो नहीं होगी वो हो जाएगी 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 बाल अपराध का कारण नहीं है उचित घरेलू वातावरण है। ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा है और आपके रीट में भी, दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। देखेंगे तो वो होगी बाधा निवारण, बाकी ये तीनों विधियां हैं वो हो जाएंगी अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है, और देखिएगा इसमें से नेतृत्व क्षमता का अभाव है, ये वाला कहीं ना कहीं नेगेटिव लग रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सामयिक रूप से स्थिर होती हैं, यानी जो इमोशनली उनमें स्टेबिलिटी पाई जाती है। अमूल प्रत्येक बारे जो भी है ग्रहण करने का कौशल होता है और सीखने की ललक रहती है। तो इस प्रकार जो गलत होगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बालक के पिछड़ेपन का कारण होता है। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये सभी कारण हो जाएंगे, चाहे वो आनुवंशिकता हो, चाहे बौद्धिक क्षमता की कमी हो या शारीरिक दोष। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के सर्वोत्तम अध्ययन करने वाले को किसको श्रेय दिया जाता है। ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन अब बहुत कम बनता है, लेकिन ये इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी गाल्टन। ठीक है, इन्होंने ही हेरिडिटी जीनियस नामक एक पुस्तक थी, शायद इसी में था, इससे पहले कराया था माइनर टेस्ट या मेजर में, किसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या तो मेजर में पूछा है जो मैंने कल कराया था, या हो सकता है माइनर में किसी में पूछा था कि हेरिडिटी नामक जीनियस बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यही था फ्रांसीसी गाल्टन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है, तो हम ये कहेंगे भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। तो ये वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यक्तिगत भिन्नता के कारक कौन से होंगे इसमें से। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे सभी हो जाएंगे, चाहे वो वंशानुगत हो या सामाजिक एवं आर्थिक हो या संवेगात्मक या व्यक्तिगत हो, ये सभी माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं होगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, तो हम ये कहेंगे वो हो जाएगा राजनीति। राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी ये वाले है ना, ये आपके मनोवैज्ञानिक कारक माने जाते हैं। कौन कौन से, एक तो मानसिक संघर्ष और प्रबल कामना और आपकी कुछ समाज, ये माने जाएंगे। जो नहीं माना जाएगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब है 19 देखिएगा, अधिगमकर्ता व्यक्तिक विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो हम कहेंगे शिक्षक को है विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। ये वाला है ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर के कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो। तो कुसमायोजित का मतलब यहाँ पे बैलेज्ड स्टडी अनुभवी है, समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर से कुसमायोजन भी चला जाता है। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी ये सही बात हो रही है। कुछ समाज के बारे अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, ये बात सही है। समाज विरोधी गतिविधि में सहभागिता रखते हैं, ये करते हैं, और बाकी द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट्स हैं वो कुछ समाजित व्यक्ति की विशेषताएं, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि संरचना मॉडल की विषय वस्तु बीमा नहीं है इनमें से। देखिएगा क्वेश्चन गजब का पूछा है। गजब का क्या पूछा है देखिएगा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। इन्होंने 3D मॉडल दिया था, इसे 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है बुद्धि संरचना मॉडल। देखिएगा इन्होंने कहा है वस्तु बीमा का नहीं है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कहीं इंग्लिश दे रखी है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर। तो देखिएगा मैं वो जानकारी देती हूँ। COP होता है, तो C का मतलब होता है कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु, ठीक है। O का मतलब होता है ऑपरेशन, इसका मतलब होता है संक्रिया, और P का मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब होता है उत्पाद। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई सिमिलर वर्ड दिखाई दे रहा है कहीं? कैसे मैं कह रहा हूँ देखिएगा, मैं ऐसे कह रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं खुद इसमें देखिएगा, मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमें कहीं ना कहीं संक्रिया तो दिखाई दे रही है, ये वाली ऑपरेशन है ना, ये इससे संबंधित हो जाएगी। जो सिंबॉलिक और सेमेंटिक्स है ना, ये दोनों शब्द है ना, ये विषय वस्तु में आते हैं इस वाले में, समझ रहे हो ना।
अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये इसमें आते हैं। किसमें? आपके जो विषय वस्तु है ना, हिंदी में या इंग्लिश में इसे कंटेंट कहते हैं, तो इसमें आते हैं ये दोनों। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? वस्तु बीमा का नहीं है, तो फिर लाभ हो जाएगा इसमें से। और फिर वस्तु बीमा में संक्रिया भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये तो अलग है, तीन कह सकते हैं घटक या तत्व बोले थे। यानी जब 3D मॉडल आपने पढ़ा होगा तो हम 3D मॉडल में यही तो पढ़ते हैं। इन्होंने 3 तत्व या घटक की बात की थी, वो नाम ले देते हैं, इंग्लिश में COP कह देते हैं। पहली होती है विषय वस्तु जिसे कंटेंट कहते हैं, दूसरी होती है ऑपरेशन जिसे संक्रिया कह देते हैं, तीसरी होती है प्रोडक्ट जिसे उत्पाद कह देते हैं। तो ये पूछा है हमें, देखिए ध्यान से, वस्तु बीमा का नहीं है, यानी इसका ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो नहीं है? तो देखिएगा, एक तो लाभ नहीं होगा, एक संक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये विषय वस्तु के थोड़ी अंदर आ रही है, तो अलग प्रकार था। हमें तो केवल यही क्वेश्चन पूछा गया था, वस्तु बीमा का नहीं है, तो ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सांकेतिक और शाब्दिक ये दोनों ही विषय वस्तु के अंदर आते हैं। इनके अंदर 4 स्टेप होते हैं, तो उनमें ये दोनों आते हैं। समझ गए होंगे ना? अगर आपके पास थ्योरी की बुक है तो उसमें देख लेना, ये दोनों हैं, इसके अंडर में आएंगे। तो ये तो बात कह रहा था कि वस्तु बीमा का नहीं है, तो ये तो आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वो दोनों ये हो जाएंगे। तो इसके 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? देखिएगा, ये कह रहा है कि बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमणी संबंधित होती है। ये क्या कह गया? देखिएगा, मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूँ तो जैसे आसानी होगी। IQ बराबर क्या होता है? MA/CA मल्टीप्लाई 100। इसी एक बार मैं हिंदी में लिख दूँ जैसे आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऊपर मानसिक आयु आती है, नीचे आती है शारीरिक आयु, और जो मल्टीप्लाई होता है वो 100 का। ये चीज़ ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई है ना वो नीचे नहीं होता, ऊपर होता है। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकती है। कैसे? मल्टीप्लाई 100 मानसिक के साथ में। इससे क्या होगा कि आसानी होगी क्वेश्चन करने में। देखिएगा, ये कह रहा है कि बौद्धिक आयु, बौद्धिक आयु को क्या कह रहे हैं? यहाँ पे क्या क्या कहा है? यहाँ पर बौद्धिक आयु को मेंटल एज कह रहे हैं। यार ये तो गलत है, क्योंकि बौद्धिक आयु को मतलब इंटेलिजेंस एज होगा, तो IQ होगा इसका मतलब। तो और देखते हैं कि बौद्धिक आयु है से व्युत्क्रमानुपाती होती है, संबंधित होती है। यार जी क्या कह गया? बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन बताइएगा। ठीक है, तो और ऑप्शन देख लेते हैं। ये थोड़ा न कन्फ्यूज कर रहा है, हालांकि व्युत्क्रमानुपाती है, ये बात सही है, लेकिन ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे ना तो देखो, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, रिलेटेड मतलब संबंधित है टू मेंटल एज। तो मेंटल एज तो मानसिक आयु होती है, ना कि बौद्धिक आयु। समझ रहे हो ना? मानसिक आयु, तो इसके लिए इसे शब्द यूज यहाँ पे, ये बौद्धिक है ना, ये मानसिक आयु के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कहता, पर कोई बात नहीं है। अब ये हम आगे चलेंगे तो देखेंगे। देखिए, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित होती है। देखिएगा, हमें सत्य बताना है ना, तो हम ये कहेंगे कि पहला नंबर ऑप्शन गलत है, दूसरा नंबर ऑप्शन गलत है। क्यों? देखिएगा, जो कालानुक्रमिक का मतलब होता है शारीरिक आयु, ये प्रत्यक्ष संबंधित का मतलब है जैसे कि IQ बराबर MA है ना, तो ऐसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि IQ बराबर CA, ये कह रहा है, जबकि ये ऐसा है ही नहीं, इसमें गलत है। क्योंकि ये तो बट्टी में आती है, तो व्युत्क्रमानुपाती होगी IQ की, कौन? CA, और समानुपाती होगी MA। तो देखो, ये गलत, ये गलत। अब देखिएगा, कालानुक्रमिक आयु है, ऐसे ही हम तैतिक आयु कह देते हैं, ये व्युत्क्रमान संबंधित होती है। यानी IQ है वो CA है ना, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि इसके अंदर 1 रखेंगे ना, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप समझ पाओगे कि ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसे 3 लगता है ना वो, अगर ये वाला है तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो निश्चित तौर से सही है कि IQ के व्युत्क्रमानुपाती C होगा। बाकी बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों में प्रत्यक्ष संबंधित होती है। अब देखिए, इंग्लिश क्या दे रखी है? क्रोनोलॉजिकल एज और इंटेलिजेंस, ये दोनों ही आपकी कैसी होती है? प्रत्यक्ष का मतलब है समानुपाती, एक तरह से ये बराबर होती हैं। तो ये ऐसे तो है नहीं, क्योंकि ये बराबर IQ है ना, वो मानसिक आयु की है, और IQ है 100 के गुणा होता है ना, उसके समानुपाती हो जाएगी, लेकिन CA के समानुपाती नहीं होगी। तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। ये क्वेश्चन बनाया गजब का है, लेकिन क्या है कि जो सूत्र होता है ना, उसकी थ्योरी बना के पूछ ली है। अब जो भी है, अब देख लीजिए, मैंने आपको सभी चीज़ें समझा दी कि जो मेंटल एज होती है ना, वो आपकी समानुपाती होगी IQ की, न कि आपकी व्युत्क्रमानुपाती। तो इस वजह से ये गलत हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कह रहा था प्रत्यक्ष संबंधित है, यानी समानुपाती है, ये बराबर है। तो ये कालानुक्रमिक आयु है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ना कि ये आपकी प्रत्यक्ष या समानुपाती। तो ये भी गलत। ये सही है, क्योंकि CA है वो आपकी व्युत्क्रमानुपाती होगी, किसके? IQ के। ये वाला ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। गजब का ही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड गार्डन के बहुपदी सिद्धांत का घटक नहीं है?
देखिएगा इसमें इंग्लिश देख दी जाइएगा। स्पाइसियली की बात की है, बॉडी गाइडेंस की बात की है, लिंग्विस्टिक की बात की है, लेकिन कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं की है। घटकी की बात की है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का नाम सुना होगा। स्टर्नबर्ग, इन्होंने ट्राइआर्किक थ्योरी दी थी, जिसे क्या बोलते हैं ट्राइआर्की को हिंदी में त्रितंत्री सिद्धांत बोल सकते हैं। ठीक है, ट्राइआर्किक थ्योरी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी, जिसमें घटकी बुद्धि की बात की जाती है। बाकी जो हार्वर्ड गार्डनर ने बात की है वो 3 ऑप्शन ऊपर के शुरुआत के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का घटक नहीं है, हमें ये पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्धि से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा असंगत युग्म है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। जैसे प्राथमिक मानसिक योग्यता है वो लुई स्टर्न ने दी थी, ये बात सही है, क्योंकि इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी, उसी में बात की थी। ठीक है, तो इसके साथ केली भी जुड़े हुए हैं, केली का भी नाम आता है, थर्स्टन और केली। ठीक है, तो ये बात तो सही है। बुद्धि का सैम्पलिंग मॉडल है जो GH थॉमसन ने दिया था, ये बात सही है, क्योंकि हम सैंपल थ्योरी का नाम लेते हैं तो थॉमसन ने दी थी। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल है वो कैटल हॉर्न ने दिया था, इसे छोड़ देते, बाकी देख लेते। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया। तो इसका मतलब ये 3 नंबर गलत हो गया। क्यों हो गया कि जो 3 स्टेटम थ्योरी है ना, मॉडल है, ये आपकी कैरोल से संबंधित है, इस वजह से गलत हुआ है। समझ गए, ये कैटल और हॉर्न से संबंधित नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बाकी ये सभी ऑप्शन थे ना 1, 2 और 4, ये सभी सही थे, गलत हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। देखिएगा मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें बात की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, मैं इसे मिनिमाइज कर दूँ। देखिएगा 2-3 चीज़ें याद रखें, और ये परीक्षा में आप देखोगे कन्फ्यूज नहीं होगा। जैसे आपसे कहे कि 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, मैं लिख देता हूँ, मैं हिंदी भी बता दूंगा, 3 फैक्टर थ्योरी, तो ये आपका नाम आएगा स्पीयरमैन। कहाँ पे देखो ये है ना, इसलिए 2 फैक्टर भी दिए और 3 फैक्टर भी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि ट्राइआर्किक थ्योरी किसने दी है, ये भी नाम आता है। तो ये ट्राइआर्किक है ना, ये आपकी दी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, जो हमने अभी बात की थी। ठीक है, एक आता है 3 स्ट्रेटम, स्ट्रेटम यहाँ पे लिख रखा था, कहाँ पे स्पेलिंग स्ट्रेटम की, STRATUM, स्ट्रेटम। देखिएगा अभी ये लिखते हैं 3 पौधे हैं। ठीक है, और आएंगे तो मैं बता दूंगा। 3 फैक्टर का है तो स्पीयर नाम आएगा, वो ट्राइआर्किक का है तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का आएगा, 3 स्ट्रेटम का है तो फिर कैरोल का नाम आएगा। इन तीनों को ध्यान रखना। 2 और मनोवैज्ञानिक है जो ट्राई और 3 की बात करते हैं, तो वो जैसे आएंगे मैं बता दूंगा। मुझे इन तीनों का यहाँ पे आ गया है नाम, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बुद्धि की संप्रदाय को मानसिक संक्रिया के रूप में दर्शाने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन से थे, यानी मानसिक संक्रियाएं। इस तरह इंग्लिश देखिए कहीं पे है क्या, ये मेंटल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से थे, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके कहीं ना कहीं अल्बर्ट बिनेई है, जो मानसिक संक्रिया की शुरुआत, यानी कह सकते हैं जो IQ का फॉर्मूला है ना, उसकी शुरुआत ही करने वाले यही थे। बिने साइमन परीक्षण पढ़ा होगा आपने, तो वो यही थे, बिने और साइमन, तो उसे बोलते थे बिने साइमन परीक्षण। तो कहीं ना कहीं मानसिक संक्रियाओं को दर्शाने वाले अल्बर्ट बिनेई थे। वो अल्बर्ट बिनेई ऐसे ही थे जिन्होंने एक तत्व का सिद्धांत दिया था। आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी ध्यान से तो देखिए ना, उसमें यूनि फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, यानी एक तत्व का सिद्धांत, या यूनि फैक्टर थ्योरी कह देते हैं इंग्लिश में। वो कहते हैं अगर कोई मान लीजिएगा सामाजिक अध्ययन में होशियार है तो वो निश्चित तौर से मैथ में भी होशियार होगा, ऐसा मानते थे। फिर इनकी थ्योरी क्या हुआ था, इनकी अवहेलना हुई, या कह सकते हैं हाँ, यानी ऐसे कह सकते हैं जब तक स्पीयर में नहीं आया ना तब तक इसी की थ्योरी को मानते रहे, ऐसा ही होता है। फिर जैसे 2 फैक्टर थ्योरी हुई, फिर 3, फिर मल्टीपल फैक्टर थ्योरी आई थॉर्नडाइक की, फिर उसके बाद है बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डन का आएगा। इनके अलावा और भी मनोवैज्ञानिक है, जैसे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की 3 स्टेटम थ्योरी आई, वो ट्राइआर्किक आई, फिर उसके बाद 3 स्टेटम आई, यानी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से बताने लगे। तो इस वजह से इनकी फिर अवहेलना होने लगी, या कह सकते हैं हम इनकी आलोचना होने लगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसके बारे में यही काफ़ी है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहे हैं थॉर्नडाइक के अनुसार है एक पेंटर और कहानीकार गणितज्ञ में निम्न में से कौन सी बुद्धि पाई जाती है। जब भी आप कहानीकार हो, गणितज्ञ हो, ये इनमें बुद्धि की बात करेंगे ना तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके कहीं ना कहीं अमूर्त बुद्धि से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जो 27 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी की संख्या दी है। नीचे दी गई श्रेणियों के 4 अनुक्रम दिए हुए, इनमें से सही अनुक्रम की आप चयन कीजिएगा। जैसे हम
अगर कहा है तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने तो इस प्रकार कहा है कि देखिएगा पहले तो आएंगे इडियट, फिर आएंगे डल, फिर कौन से आएंगे सुपीरियर वाले, फिर गिफ्टेड, जीनियस। तो यही क्रम हो जाएगा, ठीक है। यानी जो सही दे रखा है क्रम के इस प्रकार भी हो सकता है। बाकी अगर औरों को मिलाएंगे तो देखिएगा प्रतिभाशाली तीसरे पर रख दिया, फिर मंदबुद्धि, तो इस क्रम खराब हो गया। ये क्रम भी होना चाहिए, जैसे श्रेष्ठ शुरुआत में रख दिया फिर मंदबुद्धि कर दी, तो ये गलत। और देखो श्रेष्ठ पहले कर दिया, प्रतिभाशाली बाद में कर दिया। और जैसे जड़ बुद्धि पहले आएगा, मंदबुद्धि बाद में आएगा, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 क्रम सही दे रखा था। बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कह सकते हैं कार्य करता है। ये कथन किससे संबंधित है? ये कहीं ना कहीं आपका संबंधित हो जाएगा बेसलर के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का व्यक्तिक अशाब्दिक परिचय नहीं है? देखिएगा अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये वाले क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है व्यक्तिक है और अशाब्दिक है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा ये स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विकारक यानी 2 फैक्टर थ्योरी है या द्विक सिद्धांत बोल रहा है, द्विकारक सिद्धांत, वही स्पीयरमैन से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में जी कारकों की विशेषता नहीं है? देखिएगा स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी ना, जिसमें एक तो जी कारक था, एक एस था। जी होता है वो जन्मजात होता है, और एस होता है वो अर्जित होता है या वातावरणीय होता है। तो आप है जी कारकों की विशेषता नहीं है। देखिएगा ये सार्वभौमिक जन्मजात क्षमता होती है, कौन सी जी? ये बात तो सही है। ये सी के जाते हैं इसलिए पर्यावरण में इन्हें अधिग्रहित किया जाता है, ये बड़ा गलत हो जाएगा। क्योंकि जो जी कारक होता है ना वो जन्मजात होता है, तो हेरिडिटी से संबंधित होगा अनुवांशिकी, न कि वो वातावरण से। ये वातावरण का मतलब होता है ये अर्जित से बात कर रहा है, तो ये अर्जित वाली तो एस वाली होती है। तो हम तो जी की बात कर रहे हैं ना, जी से संबंधित नहीं है, वो यही हो जाएगा। बाकी ये सामान्य बुद्धि है, यानी जो जी होती है वो सामान्य होती है, बात सही है। तो हम कहेंगे 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से क्या पूछा है कि हार्वर्ड गार्डन ने प्रस्तावित किया था, क्या चीज़ की थी वो देखिएगा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो हम ये कहेंगे बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती हैं, या इन्हें कह सकते हैं प्रेम, ठीक है, इन्हें कह सकते हैं प्रकार, इन्हें कह सकते हैं आयाम, कुछ भी नाम दीजिएगा, ये भिन्न भिन्न तरीके से पूछ लेता है एग्जामिनर। तो हम ये कहेंगे ये आपके मेनी टाइप होते हैं ह्यूमन एबिलिटी के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा? देखिएगा सामूहिक अगर शाब्दिक की बात करें तो आर्मी अल्फा होता है, अगर अशाब्दिक की बात करें तो फिर आर्मी बीटा हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑर्थर एस नहीं, ऑर्थर एस ऑर्टिस बोलते हैं, कुछ ऐसा ही है नाम, ठीक है, उनके द्वारा दिया गया था यूएसए में। ये 2 प्रकार के होते हैं, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा होता है वो सामूहिक शाब्दिक होता है, पढ़े लिखे वालों के लिए होता है, ये होता है अनपढ़ वालों के लिए, या कह सकते हैं अनएजुकेटेड वालों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिएगा बुद्धि के त्रयायामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। देखिएगा अगर आप 3D मॉडल पढ़ेंगे ना, ये किसका पता है? गिलफोर्ड का है। तो गिलफोर्ड ने 3D मॉडल दिया था या 3 डायमेंशन थ्योरी, तो उसमें COP की बात की है ना, तो इनमें जो तत्व होते हैं ना उनका मल्टीप्लाई करके खंड आते हैं। पहले तो शुरुआत में 120 आई, फिर वो 150 हो गए, फिर लास्ट में जाके 180 हो गए। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों डाटा में से कौन सा डाटा दिखाई दे रहा है? डाटा में से ये है कि 120 तो है नहीं किसी में, 150 भी नहीं है, इसमें से 180 दे रखा है, तो हम फिर इसी पे जाएंगे। समझ गए ना? अगर ध्यान दिया हो, इससे 2-3 क्वेश्चन अच्छे बने गिलफोर्ड से इसी पेपर में, और इससे बेजर कराया था उसमें भी, और माइनर पहले भी कराए। ध्यान रखना इसमें जो आप थ्योरी पढ़ लेना, जो विषय वस्तु बोलते हैं कंटेंट को, तो इसमें कौन कौन से तत्व थे, ऑपरेशन यानी सक्रिया में कौन कौन से तत्व थे, उत्पाद में कौन कौन से तत्व थे, इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 100 शुरुआत में तो 120 हो गए, तो फिर मध्य में कोई तत्व जोड़े थे तो फिर 150 हो गए, फिर और तत्व जोड़े थे तो फिर 180 हो गए। इस प्रकार पढ़े जाते हैं ये। तो आप ध्यान रखना, अगर 120 ऑप्शन होता तो हम उसे ही लगा देते, अगर 150 होता उसे लगा देते, अगर 180 दे रखा है तो हमने यही लगा दिया। नेक्स्ट देखिएगा कि सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? देखिएगा सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जो भी परीक्षण का निर्माण किया था तो उसमें विभिन्न मापन थे, शब्द लिए थे उन्होंने। कह सकते हैं कि जो सृजनात्मकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए शब्द यूज किए थे।
वो इस प्रकार के थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, यानी पूछा जा चुका है। देखिए फ्लुएंसी की बात की है, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और एलाबोरेशन। तो देखिए निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार, यही शब्द यूज किए थे आपके क्लिपबोर्ड ने। देखिएगा सूझ यहाँ पे गलत हो जाएगी, सर्वेक्षण गलत हो जाएगा, और देखिए मैं बता दूं जानकारी के लिए, डिटेल गलत हो जाएगी, सूझ गलत हो जाएगी, समानता गलत हो जाएगी। पूर्व ये है ना, पूर्व चेतना ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ओवरऑल 3 नंबर ऑप्शन सही था जो जिन शब्दों की बात की है। नेक्स्ट देखिएगा केटल एवं हॉर्न के बुद्धि मॉडल के संदर्भ में कौन से कथन पर, यानी एक तरह से सत्य कौन कौन से वो बताने हैं। अगर आप ध्यान से देखें इसे तो इसमें देखिएगा केटल और हॉर्न नाम आया है। देखिएगा केटल ने तरल और ठोस बुद्धि की बात की है, तो ये बात तो सही है। इस मॉडल के अनुसार तरल बुद्धि होती है वो वंशानुगत कारकों पर निर्धारित होती है, ये भी बात सही है। इस मॉडल के अनुसार ठोस बुद्धि है वो स्पीयरमैन की जी कारक से समान होती है। तो ऐसा आप थ्योरी पढ़ के देख लेना, यानी आप जब बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपके पास नोट्स हो बुक हो तो आप देखेंगे ऐसा कोई संबंध ही नहीं था जैसा ये कह रहा है 3 नंबर ऑप्शन। तो ये गलत हो जाएगा, तो दोनों सही हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 36। शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि, हम ये ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता होती है, किसमें, शिक्षक में। तो इस वजह से तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे ये सभी विशेषताएं इसी से संबंधित हो जाएंगी। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे शिक्षक गतिविधियों में बच्चों को शामिल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बुद्धि की त्रिचापी सिद्धांत, इसे इंग्लिश में क्या कह रहा है, ट्राई हायरार्की, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित पूछ रहा है कि बुद्धि की त्रिचापी सिद्धांत के अनुसार वह बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति समस्या के समाधान हेतु प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण करता है वो कहलाती है। अगर देखें तो इस बुद्धि को हम कहते हैं कंपोनेंशियल यानी घटकीय बुद्धि। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये प्रकार बताया था। हालांकि देखिएगा जो अनुभाविक है ना, जिसे कह रहा है ये क्या इंग्लिश में एक्सपीरियंशियल, तो ये भी आपकी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित है। और एक और दे रखी है सांदर्भिक, जिसे कह रहा है यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल, तो ये भी, यानी ये 3 घटक बताए थे बुद्धि के अलावा। समझ रहे हो ना, जब इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे ना ध्यान से तो इन्होंने मेटा घटक और उनको प्रोसेस को लेकर बात की है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये 3 घटक और बताए थे बुद्धि में अलग से सिद्धांत भाई अपने में, जैसे घटकीय बुद्धि क्या होती है, सांदर्भिक बुद्धि क्या होती है, अनुभाविक बुद्धि क्या होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन समस्या के समाधान नहीं तो प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, वो आपकी घटकीय बुद्धि में किया जाता है। ये भी विशेषता पढ़नी होती है, उसी के अंडर में आती है। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि दीपक की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र समान है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या होगा। ये क्वेश्चन गजब का ही रहता है, ये औसत पे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, देखिएगा ऐसे दीपक है, मान लीजिएगा उसने कहा है तक जो कालानुक्रम का मतलब होता है शारीरिक आयु, इसे CA कहते हैं, मानसिक आयु का मतलब MA। तो ये दोनों बराबर है। तो मान लीजिएगा कैसे कि कालानुक्रमिक उम्र 10 दे रखी है और मानसिक आयु भी 10 दे रखी है। तो देखिएगा उम्र समान है, यही तो कह रहा था हमने, मान लिएगा 10-10 है। तो IQ का फॉर्मूला लगाइए, मानसिक आयु दे रखी 10, शारीरिक आयु दे रखी 10, गुणा कर दीजिए 100 से, तो 10 से 10 कट जाएगी तो बचेगी 100। हमें ये भी जानते हैं कि 91 से लेकर 110 तक जो भी इस बुद्धि लब्धि के अंडर में आते हैं, रेंज में आते हैं, तो वो औसत वाले बालक होते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ है। और डायरेक्टली आप ऐसे भी कह सकते थे, जब भी आपसे ये कहे कि शारीरिक आयु और मानसिक आयु दोनों बराबर है, इसका मतलब औसत बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के मनो शारीरिक तंत्र का फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि गत्यात्मक संगठन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ऑलपोर्ट की शील गुणों को लेकर ऐसी डेफिनेशन है कि हर परीक्षा में इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व का टाइप E और टाइप B में वर्गीकरण किसने किया था। ये आपके फ्रीडमैन और रोजनमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल में शामिल कौन कौन चीज़ें हैं। तो देखिएगा इसमें सही हो जाएंगी आपकी, और ये सभी हो जाएंगे। जैसे अनुभवों के लिए खुलापन, तंत्र का ताप हो जाएगा, सहमतिशीलता हो जाएगी, तो इस प्रकार। और ये अंतर्मुक्ता नहीं आएगी इसमें, तो ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। क्यों
कि ये IBT बोलते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट, ये आपकी प्रत्यक्ष में आता है, समझ रहे हो ना। जब आप ये प्रमाजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है, अगर आप ये कह रहा था कुछ समायोजन का कौन सा तत्व है विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित होता है, तो इसमें से हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जब आप दो चीज़ों में तनाव महसूस करें या उनमें निर्णय लेने में भी असफल रहे, तब आपको द्वंद्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, वो इस प्रकार पूछा है आपसे कि सुमित हमेशा लोगों की शारीरिक बनावट के बारे में सोचता है। वह अक्सर ये जानने के लिए उत्सुकता दिखाता है कि कुछ लोगों का रंग सांवला या गोरा क्यों होता है, कुछ लोग लंबे और कुछ छोटे होते हैं, क्यों होते हैं ऐसे, कुछ पतले भी क्यों होते हैं और कुछ बहुत मोटे क्यों होते हैं। उसकी जिज्ञासा व्यक्तिगत भिन्नता के किस पहलू से संबंधित है। तो ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है आपके व्यक्तिगत शारीरिक भिन्नता की बात। इस प्रकार इस थ्योरी में दे रखी ये बातें, उस आधार पर हम कहते हैं कि भाषाई भिन्नता की बात हो नहीं रही है, न संज्ञानात्मक की न नैतिकता की, केवल बात हो रही है उसकी शरीर की बनावट को लेकर, या शारीरिक भिन्नता कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मनुष्य के बीच पहचानी जाने वाली सबसे सामान्य व्यक्ति भिन्नता कौन सी होगी, जो आसानी से पहचानी जा सकती है, तो वो हो जाएगी आपकी वृद्धि और विकास में भिन्नता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। ये टर्म निकालते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, निश्चित तौर से वो प्रतिभाशाली बालक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के बारे में असत्य बताइएगा। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे कच्चा कच्च में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करना, ये प्रतिभाशाली की विशेषता नहीं होगी। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी। अगर आप ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो इच्छा शक्ति यानी विल पावर अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न तरह की अवतरकना में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता, ये डेफिनेशन किससे संबंधित है। ये आपकी निसर्ग एवं सहयोगी से संबंधित हो जाएगी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए किसने त्रिचक्र मॉडल प्रस्तुत किया था। ये गजब का ही क्वेश्चन है, इसे इंग्लिश में कह रहे हैं ट्राईसाइकिल। ठीक है, तो ये नाम दिया था आपके जोसेफ रेनो जोली ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना क्योंकि ट्राई के नाम से बहुत सारे सिद्धांत हो गए। मैंने बता दिया था 3 फैक्टर, ट्राई आर्किट, 3 स्ट्रेटम और ये ट्राईसाइकिल। तो 4 नाम तो मैंने बता दिए थे। ये एक्चुअल में क्या होता है, एग्जाम में जब मिलान के लिए पूछ लेना तब कन्फ्यूजन होता है। डायरेक्टली पूछेगा फिर तो बता देंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा क्लू आता है जिससे आसानी से पहचाना जा सके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमता योग्यता का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है। उसे कहते हैं हम कहीं ना कहीं स्वसंप्रत्यय। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि कौन सा पद है गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। संक्रिया की बात की है, विषय वस्तु की उत्पाद की, लेकिन लाभ की बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सृजनात्मकता की क्या विशेषता होती है, यानी क्रिएटिविटी की। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे ये सभी चीज़ें होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन से गुण की उपस्थिति की संभावना कम है। तो देखिएगा इसमें से हो जाएगी अभिसारी चिंतन की। नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्धि लब्धि के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन पहचानिएगा। अगर देखें सभी ऑप्शनों को तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि 50 से लेकर 69 तक बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वाले को मूर्ख समझा जा सकता है। बाकी सामान्य व्यक्ति यानी सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती है, ये वाला कथन हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्योंकि जो ये पूछे ना कि सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि वो तो 90 या 91 से लेकर होती है 110 तक, और या यहाँ पर कभी कभी 111 भी दे देता है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, वो तो रेंज देता है कि इतनी होनी चाहिए एक सामान्य व्यक्ति या एवरेज जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वेसलर द्वारा 1949 में 6 से 16 वर्ष के बच्चों की बुद्धि मापने के लिए कौन सी मापनी तैयार की गई थी। तो इनके द्वारा की गई थी WISC। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस द्वारा व्यक्तित्व वर्गीकरण के अनुसार उत्साही व आशावादी प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। उन्हें हम कहते हैं इन्हें फ्लैगमेटिक बोलते हैं। इंग्लिश देखिएगा फ्लैगमेटिक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये सभी है ना, ये इन्हीं के प्रकार हैं, जैसे मेलानकोलिक, कोलेरिक, सैंगुइन और फ्लैगमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है। कहीं ना कहीं हम देखें तो ओवरऑल ये बुद्धि का ही मापन करेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों की क्या TAT
ये वाला थेमेटिक एप्रीसिएशन टेस्ट परीक्षण किया ताकि उनमें किसकी पहचान की जा सके, ये व्यक्तित्व की पहचान की जा सके। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कथन पर विचार कीजिएगा। अगर देखेंगे तो हम इनमें सभी को, और ये कह रहा है कि समायोजन के संदर्भ में, तो देखिए सही कुछ बताने हैं, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। समायोजन की बात कर रहे हैं ना, संतुलन प्रदान करता है, सही बात है, समस्या का समाधान करता है, कहीं ना कहीं ये भी बात सही हो जाएगी। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि ये चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। समायोजन की अनुपस्थिति वाला जो व्यक्ति होता है वो तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है, तो ये बात सही है। 3 नंबर गलत था। अगर 3 नंबर गलत था तो 1 2 4 किसमें, 1 2 4 2 नंबर, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ये देखिए ध्यान से कि बुद्धि की त्रितंत्र, ये जैसे ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप से अंतर्गत, यानी व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया था, वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टांत समायोजन की विस्थापन रचनात्मक युक्ति को संदर्भित करता है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका परीक्षा हॉल में विद्यार्थी के यानी परीक्षा हॉल में विद्यार्थी के अमान्य व्यवहार को या अमान्य व्यवहार से ये क्या लिख रखा है, खिन्न होकर एक वीक्षक द्वारा अपना गुस्सा उनकी उमर सीट को पार कर निकालना, तो ये कुछ इस प्रकार का दे रखा है कि दृष्टांत समायोजन की विस्थापन रचनात्मक युक्ति को संदर्भित करता है, यानी जो विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, उसकी बात कर रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो यही हो जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है ना, पहला ऑप्शन तुलसी दास का वियोग या साहित्य की रचना करना, ये तो फिर आपका सबलिमेशन से संबंधित होता है, सबलिमेशन जिसे उदात्तीकरण कहते हैं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के बारे में सही नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण करने की योग्यता है, ये आपकी संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत नहीं आएगी, बाकी सभी संबंधित होंगे इससे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपके सिगमंड फ्रायड से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि एक बालक इंजीनियर नहीं करना चाहता था या करना चाहता है और माँ बाप विरुद्ध जाकर उन्हें दुखी भी नहीं करना चाहता है, निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके संबंधित हो जाएगा वर्जन विरोधाभास, इसे अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, यानी दोनों चीज़ें नेगेटिव होना। ये कह रहा है कि ब्रूनर द्वारा प्रस्तावित सृजनात्मकता के पक्ष में शामिल नहीं है। तो देखिएगा ब्रूनर द्वारा वो हो जाएगा प्रभाषण, जैसे कह रहे हैं ना एनएचमेंट, तो ये संबंधित नहीं होगा, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है, उसे कहते हैं हम कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे ये विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है जब तब की उपलब्धि भिन्नता हो सकती है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कुछ समायोजन से तात्पर्य होता है, हम ये कहें तो ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद के संदर्भ में सत्य कथनों पर पहचान कीजिएगा या पहचान है। अगर आप इन ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसकी स्थापना पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में हुई। इसका कार्य विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास व विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों का केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर करवाना, तो ये दोनों ही बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बताना है कि कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ बढ़ने से नहीं बढ़ती है या नहीं रुकती है, नहीं रुक सकती है, तो इसमें से हो जाएगी आपकी भावात्मक बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि रोड्सा का प्रक्षेपी परीक्षण में काले सफ़ेद कार्ड नहीं थे, तो देखिएगा अगर हम जो 10 कार्ड हुआ करते थे, इसे प्रक्षेपी यानी इंकल बॉक्स टेस्ट है ना, IBT बोलते हैं, ये हरमन रोड्सा ने दी थी। कब 1921 में कितने कार्ड हुआ करते थे, 10। अब इस 10 कार्ड में बताइए काले सफ़ेद कार्ड नहीं है। देखिएगा इसमें अगर नहीं है तो देखिएगा इसमें एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा, हम लिखते हैं 5 + 2 + 3 इस प्रकार थे, तो इसमें से देखिएगा काले और सफ़ेद तो 5 थे, समझ गए ना। बाकी जो 3 थे ना,
ये कहीं ना कहीं 3 तो विभिन्न रंग के थे और ये 2 थे ये कहीं ना कहीं रेड मतलब लाल, ये लाल कलर के थे। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 5 थे वो तो काले सफ़ेद थे, ठीक है। तो ये काले और सफ़ेद कितने नहीं थे, तो फिर ये 5 हो जाएंगे बाद के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बड़ा कन्फ्यूजन करने वाला ये क्वेश्चन है, आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और ही बताते हैं। ये 2 कलर है ना, ये 2 कार्ड, ये तो विभिन्न रंग तो नहीं, ये 3 रंग के होते हैं। इसमें भी 3 रंग होते हैं, जिसमें रेड और 2 अन्य रंग होते हैं। तो हालांकि इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है, असफल रहता है और सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, उदाहरण किसका होगा। ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं युक्तिकरण का। द बैकवर्ड चाइल्ड बुक पुस्तक के लेखक कौन है, वो हो जाएंगे सिल्बर्ट। ये हमने कल किया था क्वेश्चन। व्यक्तित्व को उसके सामाजिक के आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक तरीका कौन सा, किसने बांटा था, ये युंग ने बांटा था। और इनमें एक बाद में ये क्या हुआ था कि इनकी आलोचना होने पर इन्होंने एक बीच और प्रकार बताया था जिसे कहते हैं उभयमुखी। तो ये 3 प्रकार हो गए थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छा, तो देखिए ये पूछा है, तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होगी इसकी, किसकी, प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता। बाकी अस्पष्ट उद्दीपक हो जाएगा, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण हो जाएगा, अनुक्रिया की स्वतंत्रता हो जाएगी। अगर देखें तो ये रीट 2021 शायद लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो वो हो जाएगी आपकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या। बाकी अस्पष्ट उद्दीपक इसकी विशेषता हो जाएगी, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण इसकी विशेषता हो जाएगी, बाकी अनुक्रिया की स्वतंत्रता। तो ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा।